दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे एशिया में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कौन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे सफल हुए जो लोग ये कर रहे हैं और कहाँ पे वो लोग असफल हुए हैं। तो दोस्तों, डिटेल्स में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। मुझे आपके जो एडवाइसेस हैं और आपके कमेंट्स हैं उसका इंतजार रहेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में जो उनके जो एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उसका एक एडवाइजर है, उसका नाम है महफूज आलम। आपको पता होगा महफूज आलम वही है जिसको मोहम्मद यूसुफ ने बोला था कि ये जो एजिटेशन हुआ है बांग्लादेश में उसमें वो किंग पिन था। ही वॉज द मेन गाय। ही इज 27 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, लेकिन आज के दिन में ये मोहम्मद यूनुस का एडवाइजर है। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि हम बहुत जल्दी ही असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिला देंगे, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो ये 3 स्टेट इंडिया की जो है वो वेस्ट बंगाल का पार्ट थी। उसके बाद उसने वो ट्वीट को डिलीट किया। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे बांग्लादेश ने इंडिया के साथ अपने जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत कम कर दिए। चावल के लिए अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 टन, लेकिन पहले वो कह रहे थे दे विल टेक इट फ्रॉम पाकिस्तान। शक्कर उन्होंने पाकिस्तान से ली है अभी, और वो कह रहे हैं कि वी विल मिनिमाइज आवर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। बॉर्डर पे ड्रोन लगा देते हैं। अच्छा, और जो आपको पता है वीसास जो इश्यू होते थे बांग्लादेश के जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वो इंडिया से होते थे। इंडिया में उनके जो इंटरव्यूज वगैरह होते थे वो इंडिया में होते थे, इंडिया की एम्बेसीज में, क्योंकि बांग्लादेश में हर कंट्री की एम्बेसी नहीं है। अब बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि हम इंडिया को हटा के बाकी कंट्रीज में अपने ये जो वीसा ऑफिसेज हैं वो खोलेंगे और शिफ्ट करेंगे। एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट फॉर सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज। दे हैव स्टार्टेड इशूइंग द वीसा फ्रॉम इंडोनेशिया। ये हो गया। अब उसके साथ आपको पता होगा कि हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ एक अनोखा प्रेम डेवलप हो गया है पूरी हिस्ट्री को भुला के। अब ये नेचुरल प्रेम है या अननेचुरल प्रेम है मुझे पता नहीं, लेकिन प्रेम डेवलप्ड है और पाकिस्तान उनके बहकावे में आ भी रहा है कि भाई ये तो हमको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं सडनली। उसके बाद आज उनके एक लीडर ने बोला कि हम पाकिस्तान से न्यूक्लियर एसेट्स लेंगे। आगे उन्होंने शायद ये बोलना चाह रहे होंगे कि उसका यूज हम इंडिया के ऊपर करेंगे। ये तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारा कंट्री न्यूक्लियर एसिस्टेंट हो, इसलिए वी विल टेक इट फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री हु एक्वायर्स दैट। उसके अलावा दोस्तों, अभी आपने देखा होगा जो हमारे विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी गए थे और उनकी मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई थी, और उनके जो डिफेंस के लोग हैं और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई इतनी बड़ी मीटिंग होती है उसमें दोनों फ्लैग लगाए जाते हैं। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है उसके पीछे इंडिया का फ्लैग, और जो दूसरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है उसके पीछे उस कंट्री का फ्लैग, इज इन दिस केस बांग्लादेश का फ्लैग। लेकिन आपने वो सीन देखे होंगे जिसमें कि इंडिया के जो मिस्री साहब जो वो गुफ्तगू कर रहे थे मोहम्मद यूनुस के साथ, तो उनके पीछे कोई फ्लैग नहीं था, जबकि मोहम्मद यूनुस के पीछे बांग्लादेश का फ्लैग था।
मैंने आपको ये चीजें गिनाई हैं, अभी तो बहुत चीजें हैं। ये चीजें गिनाई हैं कि जो पिछले 1-1.5 महीने में हुई है, और बांग्लादेश अपनी तरफ से पूरी 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 कोशिश कर रहा है कि इंडिया कुछ रिएक्शन दे। इंडिया ज्यादा रिएक्शन दे नहीं रहा, बड़ा पोला पोला सा एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। तो जो पर्पस है कि बांग्लादेश में एक एक आदमी उठ के इंडिया के अगेंस्ट में बोल रहा है, मन में नफरत होगी, वो पहले से ही थी, चलो वो तो हम मानते हैं, लेकिन जो ओपनली बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि इंडिया को तोड़ देंगे, इंडिया पे न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातें बेकार जा रही हैं, क्योंकि इंडिया उसका रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा। क्योंकि इंडिया जानता है कि जो एशिया में आज के दिन हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। बांग्लादेश तो एक मोहरा है, श्रीलंका जिसमें तख्ता पलट हुआ वो भी एक मोहरा था, और जानबूझ के एक लेफ्ट लीनिंग आदमी को लाया गया श्रीलंका का प्रेसिडेंट बना के, जो कि ऑफ कोर्स बाद में अभी इंडिया भी आए इस वीक, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई एग्रीमेंट्स भी हुए, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उनकी वो चाल भी उल्टी हो गई, क्योंकि जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट है वो भी आज के उन्होंने अपना पहला दौरा इंडिया में किया, तो वो एक उन्होंने दिखाने की कोशिश की ही इज प्रो इंडिया, जबकि इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के पहले उनके जितने वक्तव्य आप सुन लीजिए, दे वर एंटी इंडिया। तो यहां पर भी जो ताकत फोर्स है उनका दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान में उन्होंने सोचा था कि पीटीआई के थ्रू वो भी वहां पे कत्लेआम करा देंगे। 9 मई का वाक़ा आप लोग को याद होगा, जब कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए थे पीटीआई वाले, और कई जगह तोड़फोड़ की थी। उन्होंने सोचा होगा कि वहां पे भी ऐसी कोई क्रांति आ जाएगी और लोग वहां पे सत्ता को पलट देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। आर्मी और चौड़ी हो गई और खुलेआम बंदूकों से लोगों को मारने लगी। शायद वहां की आर्मी को यह चीज पता चल गई थी कि ये जो किया जा रहा है ये पीटीआई नहीं कर रही, या पीटीआई के लोग नहीं कर रहे हैं, जनरल पब्लिक नहीं कर रही है, ये कर रही है वो ताकतें जो हमको गिराना चाह रही हैं। हाँ, पाकिस्तान में किसी हद तक कामयाब जरूर हुई, क्योंकि अब पब्लिक वहां की आर्मी के अगेंस्ट में हो गई है। एक एक आदमी आजकल ओपनली बोलता है आर्मी के अगेंस्ट में, और यहां तक कि आर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आर्मी बनाती है, आपको आश्चर्य हो गया सुन के कि सॉरी वर्ड की, एक ही आर्मी ऐसी है जो कि एक एक प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो मतलब आप लीजिए सुई से लेके और गाड़ी तक जो असेंबल होते हैं वहां पे, सीमेंट, बच्चों के नैपकिन्स, यहां तक कि मटर, चावल, आई मीन क्या क्या नई पैकिंग करके ये सप्लाई करते हैं। तो मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि इतने हद तक वो लोग कामयाब हुए कि एक एंटी आर्मी फीलिंग आ गई वहां के लोगों की। शायद ये पर्पस था ही नहीं उनका, उनका पर्पस था कि यहां पे एक अपने एक पपेट को बैठाना। अब मैं बताता हूं ये लोग हैं कौन। इसको कहते हैं डीप स्टेट, जो कि यूएस की डीप स्टेट है, जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम सबसे पहले है। वो कह रहा है कि किसी तरीके से जनवरी के बाद हम शुरू कर देंगे और ये जो जितनी भी डीप स्टेट है इसको बंद कराएंगे। डीप स्टेट दोस्तों एक आदमी का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये एक बड़ा कलेक्टिव वर्ड है। जैसे आर्म्स लॉबी है तो उनका अलग ग्रुप है,
फर्टिलाइजर सप्लाई करने वालों का अलग ग्रुप है। तो सबके सबको मिला के एक डीप स्टेट बनता है, और डीप स्टेट ये सोचता है कि वर्ल्ड के लिए क्या अच्छा है। और अगर डीप स्टेट में यूएस के रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल है ज्यादा होगा, तो वो सोचते हैं यूएस का इसमें फायदा क्या है। यूएस का फायदा, क्योंकि आज बोला जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी है, तो उनका मेन पर्पस आज के दिन में एशिया को नीचे दिखाना है, नीचे करना है। इसलिए आप एशिया में देख लीजिए, चाइना के पीछे पड़े रहे, एम्बार्गोज लगाए, कई वेबसाइट उनकी बंद करवाई, कई लोगों को उन्होंने तड़ी पार किया कि आप नहीं आ सकते अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप तो आके कह ही रहे कि वो 60% टैरिफ लगा देंगे चाइनीज गुड्स पे। चाइना को घेरा, श्रीलंका को घेरने की कोशिश की, घेर दिया, कामयाब नहीं हुए। बांग्लादेश में पूरी तरीके से कामयाब हुए। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी कामयाबी जो मिली है वो मेनली बांग्लादेश में मिली, जहां पे एक तरीके से ओबामा का पपेट मोहम्मद यूनुस, उसको वहां का एडवाइजर बना दिया गया। और ये भाई साहब कहते हैं कि हम अभी 4-5 साल तक इलेक्शन नहीं करा पाएंगे, पहले हम रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे। और जब पब्लिक का प्रेशर आया तो कहने लगे कि नहीं हम 2025 में कराने की सोचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि अब कौन सा बड़ा कंट्री बचा? इंडिया। इंडिया में आप देख ही रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। आज सैंडाई हो गया, पार्लियामेंट का काम नहीं चल पा रहा। किस लिए? कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अंबेडकर साहब के अगेंस्ट में बोल दिया। अच्छा, मैंने पूरा सुना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जितना अपोजिशन पार्टी अंबेडकर 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 बोलती है, अगर उतना ही राम 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 बोल देती तो आपको स्वर्ग मिल जाता। इस स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ी है? उन्होंने क्या गलत बोला, ये कोई मुझे बता दे। अच्छा, इस चीज से अंबेडकर जी की बेइज्जती कैसे हो गई? कई लोग बोल रहे हैं उन्होंने पूरा भीमराव अंबेडकर नाम नहीं लिया। ये भी कमाल की बात है। अरे ये तो एक उन्होंने नाम कहावत में डाला है, उनकी बेइज्जती थोड़ी ना की है इसमें। लेकिन फिर भी कामकाज रुक गया, देश रुक गया। वो किस लिए? क्योंकि इनके पीछे हाथ है। और हाथ क्या है कि ये जो राइट विंग गवर्नमेंट है, इसको किसी तरीके से नीचे दिखाना है या इसको बाहर करना है और अपने मन की गवर्नमेंट लेके आनी है, जो कि डीप स्टेट के कहने पे चले। अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाए, पार्शली कामयाब जरूर हुए हैं इलेक्शंस में, जिसमें कि बीजेपी को 400 से कम 240 सीट मिली, तो पार्शली जीते हैं, पूरी तरह नहीं जीत पाए। और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि या तो डीप स्टेट को बंद नहीं कर दिया जाता, और या मोदी जी चुनाव हार नहीं जाते, या इनको हारा नहीं दिया जाता। आज के दिन में आप देखिए कि अपोजिशन पार्टीज ये कहने में जुट गई है कि बीजेपी एंटी ओबीसी है, एंटी एससी है, एंटी एसटी है, एंटी मुस्लिम है, एंटी सिख है, एंटी क्रिश्चियन है। तो जब और उसके बाद जनगणना कराएंगे, मतलब हिंदुओं को बांटेंगे जनगणना करा के, मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को एक करेंगे, और अपने साथ फिर जो नीचे तबके के लोग हैं वर्ण में, उनको अपने साथ मिलाएंगे। तो नेचुरल है कि मोदी जी कितने भी दुनिया में काम कर लें, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। और जिस दिन वो इलेक्शन हार गए, उस दिन ये जीत कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या ममता बनर्जी की पार्टी की नहीं होगी, ये जीत होगी डीप स्टेट की। और फिर इंडिया वैसे ही चलेगा जैसे डीप स्टेट चलाएगा उसको, अगर डीप स्टेट तब तक रहा तो। और मुझे ये लगता नहीं है कि 4 साल के ड्यूरेशन में
ट्रम्प साहब कुछ ऐसा कर जाएंगे कि डीप स्टेट बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि चलो 4 साल तक वो एक लो प्रोफाइल में चले भी, 4 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि ये उनका लास्ट टर्म है। 4 साल के बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, वो फिर शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ए नो एंडिंग थिंग। तो अब हम देशवासियों को यह सोचना है कि इस आपदा से निपटे कैसे। और यूएसए को या डीप स्टेट को एक दर्द ये भी हो रहा है कि इंडिया और चाइना अब अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इश्यूज में भी डिस्कशंस चल रहे हैं। जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब अभी चाइना गए थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर से वो मिले थे, होम मिनिस्टर से मिले थे। तो अब ये भी लग रहा है कि किसी तरीके से अब तो बात हाथ से जा रही है। तो अब ये और हथकंडे अपनाएंगे। अब देखिएगा किसान आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, वो भी दिल्ली कूच करेगा। जितने भी लीडर्स जिनको बीजेपी ने हटा दिया है अपने यहां से, स्वामी टाइप के लोग, वो उठेंगे, वो कुछ बोलेंगे। और इंडिया के लिए पॉलिटिक्स अब क्या हो जाएगी कि बीजेपी का काम हो जाएगा केवल पॉलिटिक्स करना। चलो काम तो देश के लिए होता रहेगा, हम रहेंगे तभी तो काम करेंगे, हम रहेंगे कैसे। तो उनका पूरा तवज्जो अपने को बचाने में, पार्टी को बचाने में, अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगेगा, देश के डेवलपमेंट में कहां लगेगा। और अपोजिशन तो ये बात सोचेगी नहीं दोस्तों। ये चीज हमको और आपको सोचना है कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्या हमको दूसरा बांग्लादेश बनना है? क्या हमको दूसरा पाकिस्तान बनना है? या हमको दूसरा श्रीलंका बनना है? ये दोस्तों हमको और आपको डिसाइड करना है। और अपने गवर्नमेंट के हाथ हमको मजबूत करने हैं, हमको एक होना है, हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बंटना है। हम सब एक हैं, हम सब एक होके बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं। डीप स्टेट तो बहुत छोटी चीज है। और ये हमको संकल्प लेना है कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ के केवल हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के बारे में सोचें। तब हमारा देश इतनी तरक्की करेगा कि कल के दिन अमेरिका को भी रश्क आएगा हम पे कि यार ये कंट्री है कि क्या है, जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी ये लोग एक हैं। तो लोग आपके पास आके पूछेंगे, किताबों में आपका नाम जाएगा हजारों साल के बाद कि ये लोग थे जिन्होंने कंट्री को बना दिया। अपने अपनियत और अपने जो हित हैं उनसे ऊपर उठ के उन्होंने देश के बारे में सोचा। और अगर हम आज हमारी अपोजिशन पार्टीज भी यही सोचें तो देश कहां का कहां पहुंच जाएगा। और हम एटलीस्ट ये डीप स्टेट को आज के दिन में मात दे सकते हैं, उनके गाल पे चपेट मार सकते हैं कि आप इंडिया को और इंडिया के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप ना करें, जैसे कि आपने बांग्लादेश में किया है, जैसे कि आपने पाकिस्तान में किया है, और जैसे कि आपने चाइना में किया है, और जैसे आपने श्रीलंका में किया है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो मैंने बात बोली है उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर आपकी राय इससे अलग है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।